ठीक है दिलीप जी। चलिए आपसे आपका जो क्लास 8 से 9 में रहता है, कुछ बच्चों का क्लास रहता है, तो 8 से 9 में सर ही बहुत लेट से छोड़े, इसलिए थोड़ा सा मेरी क्लासेस लेट हो जाती है। क्या कि आपका फिजिक्स का क्लास जो अभी चल रहा था वो कंटिन्यू थोड़ा सा लेट तक झांसर ले लिए, इसकी वजह से मेरी क्लासेस लेट हो जाती है। क्योंकि सुबह में मेरा 7 से 8 क्लास रहता है, तो 7 से 8 वाले क्लास को हम 8:05 8:10 तक पढ़ाते हैं, तो सर उसमें घुसते हैं 8:15 बजे, तो आप लोग का वो क्लास 8:20 से 8:15 से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा सर देर तक पढ़ा लेते हैं। तो ये सब होते रहता है, इसके लिए बहुत टेंशन मत लेना चला। और अपनी पढ़ाई को लगातार, आज लेट हो गए नहीं, हम चला लेट नहीं रहते हैं, हम तो सुबह 7 बजे से आते हैं और हमारी क्लासेस यहाँ कंटिन्यू रहती है, तो हम तो यहीं रहते हैं। एक्चुअली झांसर जो 8 से 9 वाली क्लास लेते हैं वो लेट से छोड़े, इसके वजह से हम लेट हैं, अन्यथा हम लेट नहीं हैं। क्लियर। चलिए तो हम आते हैं, पिछले क्लास में हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, और हम आपको बताए थे कि उत्सर्जन तंत्र जो है वह एक वैसा तंत्र हमारे बॉडी का है जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ को हमारे बॉडी से बाहर करने का काम करता है, और जो यूजेबल पदार्थ है जिसकी हम लोग उपयोग करते हैं उसको भी एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, और हानिकारक पदार्थ को हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करता है। वैसे अंग को हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें किडनी का भी नाम बताए थे, त्वचा का भी नाम बताए, लीवर का भी नाम बताए, फेफड़ा का भी नाम बताए, बड़ी आंत का भी नाम बताए। इसमें हम आपको 5 नाम बताए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन बताए थे, आपको किडनी के बारे में। इसमें नाम हम आपको बताए थे क्या कहते हैं, 5 नाम, लेकिन इस 5 में सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता है, और वो नाम क्या बताए थे हम आपका, वो बताए थे किडनी, जिसको आप ब्रेकक या उसी को आप क्या कहते हैं, गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। वन लाइनर की बुक आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई मेरे भाई लोग। वन लाइनर वाली बुक जो बोले थे, जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक बेहतर कलेक्शन है और अप्रॉक्स 15,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, वह बुक आपके मार्केट में परसों से लगातार मिल रही है। आप किसी भी दुकान पे जाकर या शॉप डे से भी उस बुक को मंगवा सकते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना चला, या हमारी ऑफलाइन ऑफिस से भी आकर आप बुक को ले सकते हैं। क्लियर। चलिए ध्यान देंगे। तो हम आपको उस उत्सर्जन तंत्र में बताए थे 5 नाम, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके बारे में बताए थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा था, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह आपका किडनी है, जिसको आप ब्रेकक कहते हैं या उसी को गुर्दा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे किडनी के बारे में बताए थे, ये किसका उत्सर्जन करता है, तो ये यूरिन का उत्सर्जन करता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन करता है, और मूत्र के माध्यम से किसका उत्सर्जन होता है, उसकी सहायता से आपकी बॉडी से यूरिया भी आ जाती है। फिर हम आपको बताए थे त्वचा के बारे में, वो त्वचा किसका उत्सर्जन करता है, तो पसीना का उत्सर्जन करता है, या कुछ मिनरल्स का उत्सर्जन करता है। आपका फेफड़ा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। आपका लीवर जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है। आपका बड़ी आंत जो है वह हैवी मटेरियल्स का उत्सर्जन करता है। ये सारी बातें आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर हम किडनी में बताए थे, किडनी जो आपका है इसके अंदर लाखों की संख्या में जो होता है नेफ्रॉन की जाल रहता है। किसी किडनी के अंदर लाखों की संख्या में क्या रहता है, नेफ्रॉन की जाल रहता है। और किसी किडनी में जो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन की जाल रहता है, वह नेफ्रॉन का काम क्या होता है, किडनी से रक्त को छानना, यानी आपके बॉडी में जो ब्लड है, जो रक्त है, उस रक्त को छानने का काम कौन करता है, आपके बॉडी में जो रक्त है, इस रक्त को छानने का काम आपका नेफ्रॉन करता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है, किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है, नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अतः किडनी की यूनिट जो है वो कौन सा है, नेफ्रॉन है। इसलिए हम आपको बताए होंगे कि किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। 3 बजे जो आपकी क्लासेस चलती थी वही क्लास आपका बाबू चलता है 9 से 10 में। जिस क्लास की टाइमिंग 3 से 4 थी वही क्लास आपका 9 से 10 में चलता है, इसलिए 3 से 4 में क्लास नहीं होती है। चलिए तो आज आपका ये 9 से 10 में क्लास हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कल सैटरडे है, कल आपकी जो क्लास होगी वो शाम के 7 बजे। कल जो क्लास होगी हम बताए थे कि शनिवार और रविवार जो आपका हम क्लास लेंगे,
वो शाम के 7 बजे लेंगे। यदि रविवार को क्लास रखेंगे तो, नहीं शनिवार को फिक्स है, कल तो क्लास आपका होगा ही, कल सामने 7 बजे क्लास होगा। मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपकी क्लासेस चलती है 9 से 10 में। सैटरडे और संडे यदि आपका क्लास रखते हैं वो होता है शाम के 7 से 8 बजे। तो आज आपका ये 9 से 10 में क्लास चल रही है, लेकिन कल जो आपकी क्लास चलेगी वो शाम के 7 बजे चलेगा। इसलिए और क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ये टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन डिस्कशन शाम के 7 से 8 में होगा। आप जरूर आएंगे ताकि आप जो पढ़े हैं और एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है ये दोनों चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए कल आपसे मेरी मुलाकात होगी शाम के 7 बजे, संध्या 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया कि आपकी किडनी के सबसे छोटी इकाई जिससे आपकी किडनी का निर्माण हुआ है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। और प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 10 से 12 लाख पाया जाता है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना रहता है, 10 से 12 लाख रहता है। नेफ्रॉन के द्वारा काम क्या होता है, ये नेफ्रॉन जो है ये ब्लड को छानने का काम करता है, ये रक्त को क्या करता है, छानने का काम करता है। लेकिन आपके बॉडी में जो नेफ्रॉन के माध्यम से रक्त छानने की क्रिया संपन्न होती है वो 3 प्रकार से होता है। कहिएगा कौन कौन, तो एक को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, दूसरे को रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है और तीसरे को सेक्रेशन कहा जाता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि क्या कहते हैं नेफ्रॉन के माध्यम से जो रक्त को छाना जाता है वो प्रक्रियाएं कितने प्रकार से संपन्न होती है। तो मेरे भाई आप कितना प्रकार बताइएगा, निश्चित रूप से आप बताना कि 3 प्रकार से संपन्न होता है। एक को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, दूसरे को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं और तीसरे को सेक्रेशन कहते हैं। कौन कौन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, इस 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। और कितनी मात्रा में रहता है, सर 9 बजे बोलते 9:30 में आते हैं। अरे बेवकूफ, अभी है ना तो क्लास 8 से 9 में चल रहा था, तो 9:20 में सर छोड़े ही, जहां सर आपकी क्लास 9:20 में छोड़े, मात्र 5 मिनट में यहां सेटअप तैयार हुआ और 9:25 में हम क्लास स्टार्ट कर दिए। इन्हें समझता है कि इससे पहले 9 बजे फिजिक्स तुम्हारा क्लास चल रहा था कि नहीं चल रहा था, बोलो। अरे 8 से 9 में फिजिक्स का टाइमिंग है ना, तो 8 से 9 में जब आपका फिजिक्स चल रहा था तो फिजिक्स का क्लास 9:20 में खत्म हुआ तो 5 मिनट में स्टार्ट होगा नहीं 9:25 में। बुढ़बा का तैयन, बेवकूफ लड़का, लगता है फिजिक्स नहीं पढ़ रहा होगा इसलिए उसको नहीं समझ में आ रहा आज काहे लेट होता है क्लास। फिजिक्स वाले सर जो जहां सर 8 से 9 में क्लास लेते हैं वो यदि लेट से छोड़ेंगे तो आपका क्लास लेटे नहीं स्टार्ट होगा। ऐसा है कि वो भी पढ़ाते रहेंगे, हम भी उसी पर पढ़ाते रहेंगे, तो तुम हमसे पढ़ेगा उनसे पढ़ेगा, सेम चीज दिखेगा। बुढ़बा लड़का है। क्लियर, ध्यान देंगे। चलिए, फेफड़ा के बारे में हम आपको श्वसन तंत्र में ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग क्लास एब्सेंट मत किया कीजिए। अब देखो लड़का कहता है फेफड़ा क्या है, ये फेफड़ा जो आपका श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। फेफड़ा के बाहरी आवरण को प्लूरा कहा जाता है। फेफड़ा में ऑल्व्यूली उसकी सबसे छोटी इकाई होती है और वो आप जो श्वसन क्रिया करते हैं उसका संपादन वहीं से होता है और आपके फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये सब हम श्वसन तंत्र में आपको पढ़ा चुके हैं। और आप क्लास एब्सेंट कीजिएगा तो सिर्फ एडमिशन लेने से नौकरी बाबू नहीं मिलता है, इसके लिए आपको जी जान लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई थोड़ा मेहनत कीजिए, एकदम जी जान लगा के पढ़िए। क्लियर, ध्यान देंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि आपका फेफड़ा जो है वह रक्त का शुद्धिकरण करता है, जबकि ये किडनी क्या करता है, ये सिर्फ रक्त को छानने का काम करता है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रक्त छानने की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो क्या बोलेंगे, तो रक्त छानने की क्रिया जो है वो किडनी में संपन्न होती है। जबकि रक्त के शुद्धिकरण की बात होती है कि रक्त का प्यूरिफिकेशन कहां होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का प्यूरिफिकेशन जो है, रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहां होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। और रक्त छानने की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो रक्त छानने की क्रिया जो है वह किडनी में संपन्न होती है। क्लियर। अब ये तीनों चीज नाम याद हो गया कि रक्त जो नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है इसमें 3 प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है, रीअब्जॉर्प्शन भी है और सेक्रेशन भी है। तो अब आपके मन में आता होगा कि सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो ध्यान देंगे, ये जो आप एक ट्यूब देख रहे होंगे इस ट्यूब को कहा जाता है ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क। ये जो आप ट्यूब देखते हैं इस ट्यूब का नाम क्या होता है बाबू, ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क होता है। और ये क्रियाएं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की है ये इस ट्यूब के माध्यम से
और वोमेन्स कैप्सूल के माध्यम से ये क्रियाएं संपन्न होती है और इसको सामूहिक रूप से आप क्या कहते हैं, मालपिगियन बॉडी के नाम से जानते हैं। यानी आपका एक वोमेन्स कैप्सूल आपके बॉडी में होता है, आपकी किडनी के पार्ट्स में वो आता है। क्योंकि किडनी जो आपके ब्लड को छानने का काम करती है, तो उसमें एक होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क और आपका वोमेन्स कैप्सूल। इस दोनों की क्रिया जब एक साथ होती है तो उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मालपिगियन बॉडी के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको मालपिगियन ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। इस ट्यूब में आप देख रहे होंगे कि लाखों लाख की संख्या में इस तरह का छिद्र है। आप सभी लोग देख रहे होंगे इस ट्यूब में क्या है मेरे भाई, लाखों लाख की संख्या में छिद्र आता है। अब ये ट्यूब जो होता है, इसके एक तरफ का व्यास थोड़ा सा बड़ा रहता है और दूसरी तरफ का व्यास क्या होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। ये जो ट्यूब देखते हैं इसको ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्यूब का एक व्यास क्या होता है बाबू, थोड़ा बड़ा होता है, और इसी ट्यूब का दूसरा व्यास क्या होता है, वो छोटा होता है। तो जब इसमें प्रवेश करती है ब्लड, जब इसमें रक्त प्रवेश करती है, तो जैसे ही इसमें ब्लड प्रवेश करता है, तो चूंकि इसका व्यास बड़ा है तो आसानी से प्रवेश कर जाती है, लेकिन आगे में जाकर व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे वो प्रवेश करती है तो ब्लड का दबाव क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, और जब ब्लड का दबाव बहुत ज्यादा होता है तो आपके ब्लड में इस छिद्र के माध्यम से जो आपका पानी है, जो आपका ग्लूकोज है या अन्य विटामिन या मिनरल है, वो क्या होता है, इसी छिद्र के माध्यम से आपके इस नेटवर्क से, इस ट्यूब से क्या हो जाता है, बाहर आकर वो वोमेन्स कैप्सूल के पास चला जाता है। और जब वो वोमेन्स कैप्सूल के पास चला जाता है, और क्यों चला जाएगा, क्योंकि उधर का व्यास थोड़ा कम रहता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है, दबाव अधिक पड़ता है, और दबाव ज्यादा पड़ने के कारण इसमें जो पदार्थ रहता है वो बाहर निकल जाता है। स्पष्ट लिखा हुआ देखो कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरे का व्यास जो है वो ज्यादा होता है। एक सिरे का व्यास क्या रहता है बाबू, ज्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है, एफिरेंट ऑरिकल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सिरा जो है उसका व्यास कम रहता है, इसको क्या कहा जाता है, तो जिसका व्यास कम होता है उसको अफेरेंट कहा जाता है, और जिसका व्यास ज्यादा होता है उसको इफिरेंट कहा जाता है। जिसका व्यास ज्यादा है उसको इफिरेंट कहा जाता है, और जिसका व्यास कम है उसको अफेरेंट ऑरिकल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त छनने के बाद क्या होता है, वापस आपके बॉडी में आ जाती है। और रक्त जब छना जाता है तो इसमें जल हो गया, आपका लवण हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका यूरिया होगा, ये सब कहां चला जाता है, वोमेन्स कैप्सूल के पास चला जाता है। इस प्रकार छानने की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। यानी वहां पर आपने देखा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क का और वोमेन्स कैप्सूल के माध्यम से ब्लड छानने की क्रिया जो संपन्न होती है उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सूक्ष्म छिद्रों के सहारे रक्त के दबाव अधिक होने के कारण जो रक्त छानने की क्रिया है उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जो रक्त छानने की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, तो सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जो रक्त छानने की क्रियाएं संपन्न होती है उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और इस क्रिया में क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क जो है उससे ब्लड छना जाता है, और छनाने के बाद वो कहां चला जाता है, वोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। ब्लड छलाने के बाद वो कहां चला जाता है, वोमेन्स कैप्सूल में वो ब्लड छलाने के बाद चला जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा अत्यधिक दबाव में जो रक्त छानने की क्रियाएं संपन्न हो जाती है, इस क्रिया को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन का, कहेगा सर पुनः अवशोषण में क्या हो जाता है। जैसे मान लिया रक्त छना गया, तो जब आपके बॉडी से रक्त छना जाता है तो रक्त छनाने के बाद क्या होगा, अब उससे जो हानिकारक पदार्थ है जैसे मूत्र हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, वो तो आपके बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन जो आवश्यक पदार्थ है जैसे पानी की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, या फिर खनिज लवण की बात करेंगे, जिसकी उपयोगिता आपके बॉडी में है, यदि वो भी आपकी बॉडी से बाहर चला जाए, मान लिया जाए ग्लूकोज बाहर चल जाए, जो पानी जरूरी है वो भी आपके बॉडी से बाहर चल जाए, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। और शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, शरीर हम लोगों का कमजोर हो जाएगा। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन के माध्यम से क्या होता है कि जो ग्लूकोज आवश्यक पदार्थ है और वो वोमेन्स कैप्सूल में चला गया, तो किसके माध्यम से, एक वहां पर पीसीटी की क्रिया होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की क्रिया होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है,
पुनः उस ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पुनः उस ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है और हम लोगों की बॉडी में वह ग्लूकोज मेंटेन रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन की क्रियाएं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सॉफ्ट डे में बुक नहीं दिख रहा है वन लाइनर, चलिए अभी हम बोल देते हैं, सॉफ्ट डे में एकदम डाल देगा, एकदम 10:30 बजे से 11 बजे से सॉफ्ट डे पर दिखने लगेगा वन लाइनर, एकदम टेंशन नहीं लेना, चला ध्यान देंगे। तो दोनों समझ गए। अल्ट्रा फिल्ट्रिकेशन में क्या हुआ, एक भरबली आप समझ लीजिए। अल्ट्रा फिल्ट्रिकेशन में क्या हुआ, उसमें बहुत सारा छिद्र था और उस छिद्र के माध्यम से क्या हुआ, ब्लड छना गया और छनाने के बाद उसमें जल था, लवण था, ग्लूकोज था, वो सब बाहर आ गया और छनने के बाद फिर वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो ग्लूकोज अल्ट्रा फिल्ट्रिकेशन से आपके बॉडी में से यदि बाहर चल जाए तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो गया, स्वाभाविक है कमजोरी हो जाएगा, तो उसी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है जो उस ग्लूकोज को पुनः क्या करता है, अवशोषित करता है और पुनः अवशोषित करके उस ग्लूकोज का पुनः हमारी बॉडी में क्या करता है, यूज करता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रीअब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, पुनः अवशोषण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, और तीसरा है स्राव। ठीक है, सेक्रेशन में क्या होता है, इसमें डीसीटी यूज होता है। क्या होता है यूज, डीसीटी। अब कहेगा सर ये डीसीटी क्या होता है, अब पीसीटी समझ गए, प्रॉक्सिमल हो गया कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो हो गया उसको पीसीटी कहा जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो है उसको पीसीटी कहा जाता है और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। पीसीटी का मतलब क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और डीसीटी जो है इसका मतलब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होता है ये इस क्रिया को कौन करता है, सेक्रेशन की क्रिया को संपन्न करता है। पीसीटी जो है ये रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया को संपन्न करता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई बाबू, एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मिल रहा है, धरले से मिल रहा है बाबू, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि डीसीटी जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होता है, डीसीटी जो होता है ये क्रिया किस में होता है, सेक्रेशन की क्रिया में। और पीसीटी जो बताए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के बारे में जो बताए, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के जो बारे में बताए थे उसमें क्या होता है कि उसमें आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कहता है कि पीसीटी के द्वारा जो पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हैनल में चला जाता है, यानी उसके द्वारा डीसीटी में पहुंचता है, वहां पर कुछ पदार्थों का क्या होता है, सेक्रेशन का काम होता है। जैसे कि पोटेशियम का जो कंपाउंड है या फिर जो एंटीबायोटिक है, जैसे आपके बॉडी में कुछ पोटेशियम का कंपाउंड है या कुछ एंटीबायोटिक है, तो पोटेशियम का कंपाउंड हो या एंटीबायोटिक कंपाउंड हो, इस सब के माध्यम से क्या होता है, डीसीटी के माध्यम से वो सब स्राव हो जाता है, स्रावित होता है, जिसका आपकी बॉडी में बहुत सारी उपयोगिता होती है। अतः ये क्लियर हो गया कि रक्त छानने की क्रिया किडनी में संपन्न होती है, लेकिन उसमें 3 प्रकार का प्रक्रिया होता है। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है और तीसरा सेक्रेशन कहलाता है। कितनी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, 3 प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। कौन कौन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, ये 3 प्रकार की क्रियाएं जो है वो संपन्न होती है रक्त छानने की घटना के माध्यम से, यानी आपके किडनी के माध्यम से। क्लियर हो गया? बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है इस चीज में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले में कंफ्यूजन है, हम उसके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर देते हैं। ध्यान दो बाबू, यहां पर लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क के एक सिरे का व्यास ज्यादा होता है, तो जिसका व्यास ज्यादा होता है उसको इफिरेंट कहा जाता है और जिसका व्यास कम होता है उसको अफरेंट कहा जाता है। आपका जो बुक है उस बुक में थोड़ा उल्टा लिखा गया, चला आपका जो बुक है ना उस बुक में ओरिजिनली थोड़ा सा जो है सॉरी बुक में कहते हैं, यहीं पर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है। ये आपका एफरेंट आर्टरी है और ये इफिरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको सही कर लेना है। हो सकता है पीपीटी बनाने वाले थोड़ा मिस्टेक कर दिया हो, आपके बुक में ही सही लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा था इसलिए बोला गया। एकदम टेंशन नहीं लेना है, जिसका व्यास ज्यादा होगा उसको अफेरेंट ऑरिकल कहा जाता है और जिसका व्यास कम होगा उसको इफेरेंट ऑरिकल कहा जाता है। यही कारण है कि जब रक्त का दबाव वहां बहुत ज्यादा पड़ता है
कम व्यास वाले जगह पे, तो उस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, वहां से वो बाहर निकल जाता है। उसमें जल हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारा का सारा छना जाता है। तो अभी हम लोग इस तीनों के बारे में समझ लिए। किसके किसके बारे में समझ लिए? तो अभी हम लोग सेक्रेशन के बारे में, रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, और हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में, ये तीन चीजें आपका क्लियर हो गया। लूप ऑफ हेनल जो है वो डीसीटी को ही कहा जाता है। इन लूप ऑफ हेलन एक वे हो गया, एक रास्ता हो गया, जिसके माध्यम से प्रोक्सिमल ये कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के माध्यम से जो पदार्थ जाता है वो डीसीटी के पास क्या होता है, पहुंच जाता है, और डीसी से ही क्या हो जाता है, उस चीज का सेक्रेशन होता है। जैसे पोटेशियम का कंपाउंड हो गया या कुछ एंटीबायोटिक्स हो गया, उसका सेक्रेशन जो है उसी के माध्यम से हो पाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं आपसे ड्यूरेटिक सब्सटेंस का। कहेगा सर ये ड्यूरेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ड्यूरेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तो ड्यूरेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसके सेवन करने से या वैसा पदार्थ जिसके ग्रहण करने से आपके बॉडी में ब्लड, ये रक्त जल की मात्रा, वैसा पदार्थ जिसके सेवन करने से आपके शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जल की मात्रा में वृद्धि होती है, वैसे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, वैसे पदार्थ को ही ड्यूरेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ड्यूरेटिक सब्सटेंसेस क्या है? वैसा पदार्थ जिसके सेवन करने से आपके शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी यूरिन में वाटर बहुत ज्यादा निकलने लगे यूरिन के माध्यम से, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं ड्यूरेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आपने कैफीन का नाम सुना होगा, आपने निकोटीन का नाम सुना होगा, आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, आप कभी गौर किए होंगे, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बियर का सेवन करता है, शराब पीता है, या खैनी खाता है, या क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉफी पीता है, चाय पीता है, तो उसको तुरंत जो है वो टॉयलेट लगता है। इसका मतलब उसके यूरिन में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अतः ड्यूरेटिक सब्सटेंस में कितना का नाम आया, तो तीन चीज का नाम आता है, एक निकोटीन हो गया, दूसरा कैफीन हो गया, तीसरा अल्कोहल हो गया, या इस तरह के भांग हो गया। इस तरह के और भी पदार्थ जो है वो ड्यूरेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही चीज होता है, इसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, यानी मूत्र में पानी की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वैसे पदार्थ जिसके सेवन करने से ये होता है उसी को ड्यूरेटिक सब्सटेंसेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और एग्जाम्पल पूछेगा तो आपका निकोटीन भी हो जाएगा, कैफीन भी हो जाएगा, अल्कोहल भी हो जाएगा, ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल होगा, ड्यूरेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे यूरिन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। मूत्र के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में एकदम नॉर्मल सा चीज है, हमारे बॉडी में पर डे कितना मूत्र बनता है, तो अप्रॉक्स 1.5 लीटर पर डे, यानी मानव शरीर में पर डे जो मूत्र की बात करेंगे तो 1.5 लीटर मूत्र जो है आपकी बॉडी से पर डे स्राव होता है, और उस मूत्र में 95% भाग पानी का है। हालांकि आपके मूत्र में पानी ज्यादा है, इसके अलावा यूरिया भी है, प्रोटीन भी है, या अन्य मटेरियल्स भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछेगा कि मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे आपके मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो 95% पानी रहता है, मात्र 2% लवण रहता है, 2% यूरिया रहता है, और 1% में सब कुछ रहता है। यानी यदि 100% आप अपने 1.5 लीटर मूत्र को मान लीजिए तो उसका 95% क्या रहता है, 95% पानी रहता है, 2% यूरिया रहता है, और 2% प्रोटीन रहता है, या 1% और कुछ भी रहता है, लवण भी रहता है। तो क्लियर हो गया कि 1.5 लीटर पर डे स्राव होता है किसका, मूत्र का मात्रा आपके बॉडी से। उसमें कितना परसेंट वाटर रहता है, तो 95% जल रहता है, 2% यूरिया रहता है, और 2% क्या रहता है, लवण भी रहता है, और 1% में अन्य मटेरियल आता है। और उसके बाद आपका क्या होता है, क्रिएटिनिन 9 जो है जिसको जंडिक्स कहते हैं, ये 1.5 ग्राम पर लीटर आपके बॉडी में जंडिक्स जो है वो 1.5 लीटर पर ग्राम होता है। और यूरिक एसिड की बात करेंगे तो 7 ग्राम प्रति लीटर यूरिक एसिड आपके मूत्र में लगभग 7 ग्राम पर लीटर रहता है, और जंडिक्स जो है वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर होता है। उसके बाद बिलिरुबिन हो गया, विटामिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, यूपेरिक एसिड हो गया, ये कितना होता है 2.6 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो इस सब मात्रा उतना नहीं याद करना है। क्लियर हो गया?
यदि मूत्र की मात्रा ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, यदि मूत्र की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगेगा तो क्या होगा, वह मूत्र के माध्यम से हमेशा आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा और ज्यादा मात्रा में समझिए आपकी किडनी जो है वो उतना काम नहीं कर पाएगा, तो किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैडर संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। अतः आपके बॉडी में ना तो बहुत ज्यादा मूत्र का स्रवन होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है। ज्यादा होगा फिर भी प्रॉब्लम है, या कम होगा फिर भी प्रॉब्लम है। अतः ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये मूत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जान गए कि 1.5 लीटर पर डे मूत्र का स्राव होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में मूत्र में क्या रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया रहता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में पानी रहता है 95%, और पानी को छोड़ दिया जाए तब क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है। ऑप्शन में प्रोटीन रहता है, यूरिया रहता है, लवण रहता है, या अन्य हैवी मटेरियल्स रहता है। तब आंसर क्या हो जाएगा, जल के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, पानी रहेगा, और दूसरा जो सबसे ज्यादा मात्रा में है उसमें किसका नाम आता है, दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जो है उसी को यूरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला है कि आपके मूत्र का कलर जो है येलो कलर, हल्का पीला होता है, किसके कारण, तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। जैसे बोलता है ना कि दूध का रंग उजला काहे होता है, तो दूध का रंग उजला होता है केसिन प्रोटीन के कारण। मेरे बाबू जितना भी सवाल आपको बताते हैं एकदम यकीन मानो ये सारे तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ने का काम करिए, ध्यान से सुनिए और घर पे जाकर रिवीजन भी जरूर कीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखते कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि दूध का उजला रंग क्यों होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण। मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम प्रोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ध्यान से सुनेंगे, दूध का रंग उजला क्यों होता है, दूध का रंग उजला की बात करेगा कि दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो दूध का रंग उजला होता है केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और मूत्र के बारे में पूछा जाए कि इसका लाइट येलो क्यों होता है, हल्का पीला कलर क्यों होता है, तो यूरोक्रोम प्रोटीन के कारण होता है। यदि इसकी मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो धीरे धीरे आपके यूरिन में क्या होता है, वह यूरिन जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, होने लगता है। और जब वह यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जहां जहां आपके बॉडी में ज्वाइंट रहता है उन सारे ज्वाइंट वाले जगह पर क्या हो जाता है, ज्वाइंट वाले जगह पर यूरिक एसिड के जमने से एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को क्या कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। अतः अब आपको समझना था इस गठिया रोग के बारे में, जिसके बारे में क्लियर हो गया कि रक्त में जब किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि मान लिया जाए वो रक्त छान दिया और वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर नहीं आप निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना होता है, यूरिक एसिड की मात्रा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और जब रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे एक बीमारी होती है, इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, गठिया रोग कहा जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के जिस अंग में गठिया पकड़ लेता है, समझिए उस अंग का मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, उस अंग को मुड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अतः मेरे भाई ध्यान रखना है कि गठिया बीमारी जो है यह किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह यूरिक एसिड के कारण उत्पन्न होता है। और इससे परेशानी क्या होती है, जितना भी ज्वाइंट वाला भाग है, जितना भी मुड़ने वाला भाग है, उसके मुड़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। अतः मूवमेंट के दौरान काफी मात्रा में दर्द होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इसमें गठिया हो गया, अब ये जो है यदि आप इसको मोड़ेंगे, इससे कोई वर्क करना चाहेंगे तो भयंकर क्या होता है, दर्द होता है। इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, गठिया रोग कहा जाता है। इससे दो तरह का सवाल परीक्षा में पूछता है, यूरिया और लवण दोनों हो तो समानता समान परसेंट बताए। हाँ, यूरिया और लवण का सेम परसेंटेज है, लेकिन सवाल यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, तो पानी ऑप्शन में रहेगा, पानी होगा। यदि यूरिया और लवण रहता है तब आंसर यूरिया होता है, क्योंकि मूत्र में यूरिया जो है 2% से थोड़ा ज्यादा होता है और लवण 2% से थोड़ा कम होता है। लेकिन एवरेज चूंकि 2% के आसपास आंसर देता है, इसलिए उसका क्वेश्चन जल के बाद दूसरा सर्वाधिक मात्रा की बात बोलेगा। तो जल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ में किसका नाम आता है, तो यूरिया का नाम आता है। यूरिया के बाद लवण का नाम आता है, उसके बाद प्रोटीन का नाम आता है, उसके बाद अन्य पदार्थ का नाम आता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पानी, उसके बाद यूरिया, तब जाकर लवण, तब जाकर अन्य पदार्थ। क्लियर हो गया?
और गठिया रोग क्या है समझ गए? रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से जब जोड़ों में दर्द का एहसास होने लगता है, जोड़ों का मूवमेंट बंद हो जाता है, तो इस बीमारी को ही क्या कहते हैं? गठिया के नाम से जानते हैं। और यह दानेदार संरचना होती है जो शरीर के जोड़ों में जम जाता है। वो यूरिक एसिड जो है वो कहीं जहां जहां पर ज्वाइंटेड रहता है बॉडी का, उस ज्वाइंट पर जमा हो जाती है, और इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है? इस बीमारी को कहा जाता है आपको गठिया रोग। एक होता है आपका डायलिसिस। कहेगा सर ये डायलिसिस क्या होता है? तो जब कभी भी किसी व्यक्ति का किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, प्रॉपर वे में किसी व्यक्ति का किडनी जब काम नहीं कर पाता है, तो उसके काम नहीं करने के कारण, काम नहीं करने की वजह से क्या होता है? अलग से उस व्यक्ति में क्या किया जाता है? ब्लड को छानकर दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति में अलग से ब्लड को छानकर प्रवेश कराया जाता है, अलग से ब्लड को छानकर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। यानी क्रिया में किडनी के बाहर छानता है, यानी किडनी रक्त छानने में किसी व्यक्ति का जब नहीं छान पाता है, रक्त छानने में असमर्थ हो जाता है, तो बाहर से जो ब्लड को छानकर उस व्यक्ति में दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अर्थात किडनी से बाहर जब रक्त छनाएगा तो वो डायलिसिस होगा। और ये प्रक्रिया थोड़ा सा महंगा है बाबू, तो इसीलिए इस प्रक्रिया बहुत दिन होने के बाद लोग बहुत दिन तक जीवित नहीं रख पाते हैं। उसके बाद कभी कभी आप गौर किए होंगे, आपके यूरिन में जो है वो आपका पानी तो मैक्सिमम रहता है, उसके अलावा यूरिया ज्यादा रहता है, लेकिन कभी कभी एक गंध जैसा मूत्र में महसूस होता है। तो मूत्र में जो एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसका एहसास हम लोगों को होता है, उस गंध को जानते क्या किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। क्योंकि सवाल पूछता है यूरिन में गंध का कारण क्या है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? यूरिन में गंध का जो प्रमुख कारण है उसको अमोनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूरिन में गंध का कारण क्या है? अमोनिया है, उसको अमोनोटेलिक कहा जाता है। जैसे आपका हाइड्रा हो गया, मछली हो गया, अमीबा हो गया, इत्यादि जीवों में यूरिन के द्वारा क्या होता है? अमोनियम निकलता है। लेकिन हम लोगों के बॉडी में मूत्र के गंध की बात होगा तो मूत्र में गंध का कारण क्या हो जाता है? अमोनिया होता है। और ये पहले बता चुके कि कुछ जीवों से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकलता है। जैसे मछली की बात करेंगे, या फिर क्या कहते हैं ये हाइड्रा की बात करेंगे, या फिर मान लिया जाए अमीबा की बात करेंगे, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ कौन हो गया? अमोनिया हो गया। किसी स्तनधारी जीव की बात करेंगे तो उसमें यूरिन हो जाएगा, यानी यूरिया का। किसी स्तनधारी जीव की बात करेंगे तो वो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। सांप की बात करेंगे, छिपकली की बात करेंगे, कीड़ा मकोड़ा की बात करेंगे, तो वो किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड का करता है। सांप हो, छिपकली हो, या फिर क्या कहते हैं तितली हो, ये सब, या कीड़ा मकोड़ा हो, ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। स्तनधारी जीव की बात करेंगे तो यूरिया, हाँ इधर है विवेक जी, जाओ चला। सर जो बात बताएंगे बढ़िया से समझ लेना, सर का काम कर देना, कोई काम को रोक के सर का काम पहले करना, ध्यान दो। क्लियर हो गया बाबू? जंडिक्स का मतलब होता है एक प्रकार का एक मटेरियल आपके बॉडी के अंदर होता है जो कि जिसके कारण देखते हैं मूत्र हल्का, मतलब जिसे पीला यूरोक्रोम प्रोटीन के कारण होता है, और उससे ज्यादा पीला जब होने लगता है, यानी पिगमेंट जब आपके मूत्र से बाहर निकलता रहे, तो उस पोजीशन को कहा जाता है जॉन्डिक्स। और यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो परेशानी होती है, इसलिए उसका मात्रा क्या होना चाहिए? काफी कम। पशु हार्मोन को किस हार्मोन से जाना जाता है? अरे एनिमल हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में आगे एक चैप्टर पढ़ाना है टिश्यू नाम का, और वहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर? पशु हार्मोन के बारे में, एनिमल हार्मोन हो या प्लांट हार्मोन हो, उसके बारे में एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां पर सारे हार्मोन का क्लियर हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लो। अब वो ऐसा जीव जो क्लियर हो गया जिसमें यूरिन के माध्यम से यूरिया बाहर निकलता है, वो स्तनधारी जीव होता है। इसके अलावे सरीसृप की बात करेंगे, या फिर क्या कहते हैं छिपकली की बात करेंगे, सांप की बात करेंगे, पक्षी की बात करेंगे, या कीड़ा मकोड़ा की बात करेंगे, तो इसके माध्यम से, या इस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं ना? चलिए एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम छोटा सा पॉइंट्स बचा हुआ था, चाहते तो ये 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन इसलिए आपको हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एक एक चीज को 5-5 बार बोलते हैं, 4-4 बार बोलते हैं। अभी देखिए तीनों चीज आपका क्लियर हो गया। यदि मछली की बात करेगा, अमीबा की बात करेगा, तो उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। किसी स्तनधारी जीव की बात करेगा तो उसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया हो जाएगा।
सरीसृप की बात करेगा, छिपकली की बात करेगा, सांप की बात करेगा, कीड़ा मकोड़ा की बात करेगा, या फिर क्या बोलते हैं ये किसका, पक्षी का बात करेगा, तो उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन भी? और यूरिया का निर्माण कहां होता है, तो लिवर में होता है। अतः कोरोनरी धमनी जो है, उत्सर्ज कोरोनरी धमनी का संबंध किससे है, हृदय से। कोरोनरी धमनी जो है उसका संबंध हृदय से है, यानी उसका उत्सर्जन से कोई संबंध नहीं है। अतः धमनी में गड़बड़ी के कारण कौन सा बीमारी, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक यहां क्या बताएंगे हम आपको, वो टॉपिक पढ़ाएं कौन सा, परिवहन तंत्र, जस्ट इससे पहले वो हम आपको हार्ट अटैक के बारे में, ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में, इसके बाद क्या बोलते हैं बाईपास सर्जरी के बारे में, इन सारे के बारे में वहां पर क्लियर हो चुका था। इसलिए एकदम बाल कौन सा प्रोटीन के कमी से के कारण पार्ट झड़ने लगता है, इस बाल में जो है किस जिस प्रोटीन से झड़ता है, खास करके उसका में आपका गंजापन का जो लोगों का शिकार हो जाता है, उसमें फंगस रहता है, उसमें जो होता है फंगस रहता है, प्रोटीन की वजह से बाल नहीं झड़ता है, फंगस की वजह से चला बाल झड़ता है। आगे हम बीमारी में पढ़ाएंगे कि आखिर बाल क्यों झड़ जाती है। चलिए इस टॉपिक में जो स्टडी हम लोग कर रहे थे, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। लास्ट में हार्ट अटैक आया था, जिसके बारे में पिछले टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको समझा चुके हैं कि हार्ट अटैक क्या है। क्लियर? लिवर में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण जो है वो आपके लिवर में होता है, भोज्य पदार्थ के माध्यम से। पशु हार्मोन के बारे में और एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे आपको। अगला एक टॉपिक है टिश्यू नाम का, हार्मोन नाम का, उसमें ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए आज ये टॉपिक समाप्त हो गया, हम आपकी सेवा ये रोकते हैं।